हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है और मैं ताराचंद दास में बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड में सेक्शन सी, इसमें बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, अर्थात भूमंडलीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है या वैश्वीकरण क्या है। तो कल भी हमने इस शब्द के बारे में चर्चाएं की और आज थोड़ा सा हम इस संबंध में चर्चा करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। अर्थात तो सर्वप्रथम वैश्वीकरण का उल्लेख, वैश्वीकरण शब्द का उल्लेख जो किया है वो 1992 के अंतर्गत रोनाल्ड रॉबर्टसन ने किया है। इन्होंने ही समाजशास्त्र दृष्टि से वैश्वीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। और वैश्वीकरण है क्या, अर्थात दुनिया के समस्त देशों का आपस में अंतर संबंध, आपस में मिलना, आपस में जुड़ना वैश्वीकरण है। अर्थात दुनिया की जो सीमाएं हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं, संबंधों का जो विस्तार है वो अधिक बढ़ता जा रहा है आपस में इंटरनेट के माध्यम से। और वैश्वीकरण को सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी है वो इंटरनेट के संचार की दुनिया ने दी है कि आज हम इस दुनिया में संचार की व्यवस्था ने हमारी दुनिया को छोटा कर दिया है, संकुचित कर दिया है कि पलक झपकते ही कुछ विदेशी वस्तुएं, सामग्रियां, फल एक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचते हैं और कुछ सेकंड में ही ग्रामीण संस्कृति को विश्व संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें वैश्वीकरण का जो जोड़ने का जो काम किया है वो है संचार या इंटरनेट कम्युनिकेशन या मीडिया में, कि किस प्रकार से पहले इंटरनेट के अभाव में हमारी ये जनता इतने सीमित थी कि गांव के लोग केवल गांव तक सीमित थे तो नगर के लोग केवल नगर तक, आपस में दूरियां बहुत थी। मगर इस संचार की व्यवस्था ने हमारे गांव, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों को जोड़ने का जो कार्य किया है वो संचार व्यवस्था ने, इंटरनेट व्यवस्था ने और मीडिया ने या सब कम्युनिकेशन व्यवस्था ने किया है। इन्हें क्या है कि दुनिया को एक दूसरे से, अब प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक आयात निर्यात पलक झपकते ही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से देश विदेशों में हम अपनी वस्तु को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। यह है हमारा दुनिया के साथ संबंध। दुनिया के संबंध या दुनिया के साथ संबंध, आपस में एक दूसरे से जुड़ना ही वैश्वीकरण है। कल भी हमने इस पर बात की और डेविस ने कहा है कि वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो दुनिया के दोषों को एक दूसरे से जोड़ती है। जबकि योगेंद्र सिंह कह रहा है कि इस दुनिया के अंतर्गत व्यापार व्यवस्था, बैंकिंग आदि के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है वो हमारे लिए वैश्वीकरण है। इस वैश्वीकरण में औद्योगिक क्रांति, संचार व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को एक देश से जोड़ सकता है, एक देश की संस्कृति को देख सकता है। अर्थात हम सभी लोग एक ग्रामीण अंचल से लेकर के महानगर तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए है वैश्वीकरण। तो यहाँ वैश्वीकरण का मतलब है कि दुनिया या संसार के समस्त देशों का आपस में अंतर संबंध वैश्वीकरण। इधर योगेंद्र सिंह कह रहा है कि औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण का विस्तार भी वैश्वीकरण है, जबकि बलदेवराज कह रहा है कि आधुनिक क्षेत्र में वस्तुओं के जब तेजी गति से विस्तार हो रहा है, उस विस्तार का आयात निर्यात आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। लेकिन यहाँ हमने कल इस संबंध में इसकी विशेषताओं का उल्लेख किया, परिभाषाओं के साथ साथ विशेषताओं का, क्योंकि वैश्वीकरण की विशेषता है। आज का ये हमारा जो टॉपिक था, अब यह है नंबर 1, वैश्वीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक, संकुचित नहीं है, अर्थात
प्रत्येक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों के अंतर्गत हम वैश्वीकरण को देख सकते हैं। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र का आपस में आदान प्रदान और विस्तार ही वैश्वीकरण है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया वैश्वीकरण है। कि वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पहला है वैश्वीकरण एक व्यापक संप्रदाय है। व्यापक मतलब इस प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत, इसका क्षेत्र छोटा नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में वैश्वीकरण को देख सकते हैं। इसलिए वो कैसी प्रक्रिया हो गई, एक व्यापक प्रक्रिया, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में जो अत्यधिक मात्रा में उत्पादन को देख रहे हैं, उसका संबंध हमारा क्या हो गया। दूसरी बात यह है कि वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक सर्वव्यापक प्रक्रिया है कि ये केवल किसी देश विदेश में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के जनजातीय समुदाय, जटिल समाज से लेकर के सरल समाजों में, विकसित देशों से लेकर अविकसित देशों में, विकासशील देशों में, लघु स्तर पर, बृहद स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत हर जगह पर वैश्वीकरण के प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसका क्षेत्र कोई संकुचित हो, किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित हो। वैश्वीकरण के प्रभाव को प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत, प्रत्येक स्थान पर हम देख सकते हैं। इसलिए यह एक सार्वभौमिक, सभी देशों में, सभी स्थानों पर, सभी समाजों में, सभी लोगों के मध्य वैश्वीकरण के प्रभाव को हम देख सकते हैं। अर्थात आधुनिकीकरण के अंतर्गत जो हमें बदलाव देखने को मिलता है, उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जो उत्पादन हो रहा है, फैशन के क्षेत्र में जहाँ हम नई नई डिजाइन के फैशन हम समाज के अंतर्गत देखते हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नई नई वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, तो ये कहाँ है, ये सब हमारा वैश्वीकरण का प्रभाव है। विदेशों से जो हमारा संबंध बना हुआ है, आयात निर्यात होता है, संबंध बने हुए हैं, एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से जो पहुंचती है, लोग उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद बदलाव आता है। ये हमारी वैश्वीकरण की दुनिया है। वैश्वीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थात वैश्वीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार, उसकी जांच परख, किस वस्तु को कहां तक पहुंचना है, कहां पर रुकी हुई है, इस बात का भी हम एक अनुमान व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, और हर क्षेत्र को हम लॉजिक दृष्टि से देखते हैं, ना कि एक धार्मिक या पारंपरिक दृष्टि से। अगला प्रश्न जो है हमारा वैश्वीकरण की एक चेतन और अचेतन प्रक्रिया, कि वैश्वीकरण को हम ना तो पूर्ण रूप से चेतन कह सकते हैं, ना पूर्ण रूप से अचेतन कह सकते हैं, ना ही अर्धचेतन। अर्थात इसका प्रभाव हम संपूर्ण समाज पर देख सकते हैं। यह एक वैश्वीकरण, वैश्वीकरण एक चेतन अचेतन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, चेतन और अचेतन। अधिकांशतः आपने चेतन अचेतन का मतलब, कुछ लोग तो जागरूक अवस्था में वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग जानबूझ करके भी इनका प्रयोग, कुछ लोग ना जानते हुए इनका प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आधुनिक युग में चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सभी के मध्य वैश्वीकरण के प्रभाव को देख सकते हैं। एक और है कि जहाँ पढ़ा लिखा भी लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, वो सभी अपने आप में हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे सभी शिक्षित अशिक्षित चेतन अचेतन के अंतर्गत जो बदलाव देखने को आता है वो हमारे लिए वैश्वीकरण है। अधिकांश क्षेत्रों में आपने देखी कि अनपढ़ महिलाएं भी अपने आप में मॉडर्नाइजेशन के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश शब्दों का वर्ड करते हैं, नए नए डिजाइनों का फैशन है। हर क्षेत्र के अंतर्गत हमारा वैश्वीकरण प्रचलित है। तो चेतन और अचेतन दोनों चीजों में हम वैश्वीकरण के प्रभाव को समाज में देख सकते हैं। और पांचवा है एक सामाजिक आंदोलन। वैश्वीकरण एक
सामाजिक आंदोलन। कैसा आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन, अर्थात जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण, महिला जागरूकता, नारी उत्थान, शिक्षा, जेंडर असमानता इत्यादि के अंतर्गत हम प्रत्येक क्षेत्र के, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो या कृषक हो या नगरीय समाजों के अंतर्गत, महिलाओं के अंतर्गत जितनी जागरूकता वैश्वीकरण के माध्यम से आई है उसको हम एक सामाजिक, अर्थात महिला सुधार आंदोलन, महिला शक्तिकरण, महिला शिक्षा इत्यादि क्षेत्र, महिला शिक्षा का प्रभाव, जेंडर असमानता आदि के अंतर्गत हम वैश्वीकरण प्रभाव को हम देख सकते हैं। और छठवीं है वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है। कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया, अर्थात वैश्वीकरण जहाँ कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए या फिर अधिसंरचना को बदलने के लिए अधोसंरचना की जरूरत होती है, तो उसी आधार पर यदि हम उत्पादन के क्षेत्र में वैश्वीकरण को सबसे अधिक प्रभाव देखते हैं और परिवर्तन का जो आधार है हमारे समाज में वो आर्थिक है कि उत्पादन करने वाले साधनों में जो परिवर्तन तीव्र गति से हुआ है उसका प्रभाव उत्पादन पर हुआ है, जिसके कारण हमारे समाज में वैश्वीकरण आया है। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, आयात निर्यात का प्रभाव, धार्मिक लौकिकरण, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव, परंपराओं का लुप्त होना, आधुनिकरण को बसना, ये सभी हमारे क्या है? ये वैश्वीकरण का प्रभाव है जो आर्थिक क्षेत्र पर निर्भर कि किसी आर्थिक व्यवस्था को बदलने से समाज को हम बदल सकते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था का जो प्रभाव पड़ा है वो वैश्वीकरण से ही है। और ये रहा हमारा वैश्वीकरण की लास्ट विशेषता है। उन्होंने 6 प्रकार की विशेषता है।